नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और आपको कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा प्रीवियस क्लासेस के लिए। फिर भी हम थोड़ा सा प्रीवियस क्लासेस को दोहराएंगे। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल क्या होता है इसको जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं, चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि नॉलेज हमेशा शेयर करने से बढ़ती है। इसी वजह से मैं भी अपना नॉलेज आपके साथ शेयर करती हूँ। इससे आपको भी फ़ायदा होता है, मुझे भी नई चीज़ें पता चलती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल। ठीक है, उसके पहले आप रेगुलेशन सेल साइकिल का क्यों पढ़ेंगे, उसके पहले आपने सेल साइकिल पढ़ा। सेल साइकिल क्या होती है? एक साइक्लिक पाथवे होता है जिसमें आप क्या पढ़ते हैं, इस तरीके से एक साइक्लिक पाथवे होता है। ठीक है, जिसमें दो फेजेस पाए जाते हैं, इंटरफेज एंड माइटोसिस। ओके, तो आपने पढ़ा कि इंटरफेज में G1, S एंड G2 फेज और G0 फेज पाया जाता है और उसके बाद M फेज पाया जाता है। M फेज में आपने फिर से फर्दर कई सारी फेजेस पढ़े, जिसमें आपने पीमैट पढ़ा, प्रोफेज, ठीक है, मेटाफेज, एनाफेज, एना फेज आप लिख लेना, टीलोफेज। ओके, ये आपने 4 फेजेस पढ़े। ठीक है, इन 4 फेजेस को 2 तरीके से आपने पढ़ा। ठीक है, उसके बाद आपने सेल डिवीजन, सेल साइकिल में आपने पढ़ लिया सारे फेजेस होते हैं। उसके बाद आपने सेल डिवीजन पढ़ा। सेल डिवीजन में आपने 2 तरीके का सेल डिवीजन पढ़ा। ठीक है, सेल का डिवीजन आपने 2 तरीके से पढ़ा। एक पढ़ा आपने माइटोसिस और दूसरा आपने मियोसिस पढ़ा। ठीक है, माइटोसिस एंड मियोसिस। मियोसिस को भी आपने 2 तरीके से पढ़ा, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। ठीक है, माइटोसिस और मियोसिस में क्या डिफरेंस था? माइटोसिस में क्या हो रहा था कि आपका जो माइटोसिस है, ठीक है, जो माइटोसिस का प्रोसेस था, माइटोसिस और मियोसिस, ये किस में हो रहा था? सोमैटिक सेल में हो रहा था। ठीक है, सोमैटिक सेल में, और ये सेक्स सेल में हो रहा था। ठीक है, 22 पेयर में ये हो रहा था और XY जो एक पेयर था, XY और XX फीमेल में, इसमें हो रहा था। ठीक है, ये कैसा डिवीजन होता है? रिडक्शनल। रिडक्शनल डिवीजन इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे आपको 4 क्रोमेटिड्स 4 सेल्स मिलते दिख रहे थे। इसमें N मिल रहा था और यही आपको यहाँ पे 2 मिल रहे थे, 2N। यहाँ पे 46 का आपको 2 मिल रहा था और यहाँ पे 23 के आपको 4 मिल रहे थे। इसमें भी 23। तो माइटोसिस और मियोसिस में क्या डिफरेंस था, ये भी समझ में आ गया आपको। ठीक है, माइटोसिस क्या होता है? इसमें 4 फेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। मियोसिस में भी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज होते हैं। लेकिन जो मियोसिस होता है, ठीक है, मियोसिस के प्रोफेज में फर्दर 5 फेजेस आपने पढ़ा था, लिज्जत पापड़ मैंने आपको बताया था। ठीक है, L जिसकी वजह से क्या होता है? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। लिज्जत पापड़ से मैंने आपको बताया था। ये मियोसिस के प्रोफेज में होता है। फिर मियोसिस में भी ये मियोसिस के प्रोफेज फर्स्ट में होता है। ठीक है, फिर मियोसिस का प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज। फिर मियोसिस सेकेंड में ये नहीं होता है। मियोसिस सेकेंड एकदम कैसा होता है? आपके माइटोसिस की तरह। तो फुल्ली माइटोसिस, मियोसिस, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अभी जो माइटोसिस और मियोसिस हो रहा है, ये इसकी वजह से क्या हुआ? सेल का डिवीजन हो रहा है, मतलब एक सेल से 2 सेल इस तरीके की बन रही हैं। माइटोसिस और मियोसिस के प्रोसेस से, माइटोसिस से 2 सेल और मियोसिस के प्रोसेस से 1 सेल से 4 सेल इस तरीके से बन रही हैं। ठीक है, तो ये जो डिवीजन हो रहा है, ये डिवीजन अच्छे से हो, इसकी वजह से सेल का रेगुलेशन किया जाता है। ठीक है, तो रेगुलेशन ऑफ द सेल साइकिल क्या होता है? ये जो डिवीजन है वो अच्छे से हो, उसके लिए सेल साइकिल का रेगुलेशन किया जाता है। आप सबको पता है कि जो ये जीवन है, यहाँ पे ग्रोथ होती है। ठीक है, ग्रोथ अच्छी तरीके से हो, इसके लिए यहाँ पे जीवन चेक पॉइंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, जीवन चेक पॉइंट्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जीवन चेक पॉइंट्स। फिर जब ग्रोथ अच्छे से हो जाएगी तो वो दूसरे फेज में आएगा, जो कि होगा आपका S फेज।
एस फेज के बारे में जीवन फेज के बारे में मैंने एक बात और बताई थी कि लॉन्गेस्ट फेज होता है। एस फेज में आएगा तो यहाँ डीएनए की सिंथेसिस होगी, डीएनए यहाँ पे सिंथेसाइज होगा, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन का प्रोसेस यहीं पे होता है। तो बेसिकली रेप्लिकेशन का प्रोसेस होगा, सिंथेसिस होगी, डीएनए अच्छे से बने, इसकी वजह से यहाँ पे यहाँ पे क्या होता है, सिंथेसिस हो जाती है। सिंथेसिस के बाद ये जी में मतलब G2 में एंटर करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसके लिए क्या होती है, यहाँ पे G2 चेक पॉइंट होती है, G2 और M के बीच में एक चेक पॉइंट होता है। जैसे आप रोड पर आप चलते हैं तो बीच बीच में बैरियर्स लगे होते हैं इस तरीके से आपकी चेकिंग के लिए कि आपने हेलमेट लगाया, आपके पास लाइसेंस है, सब कुछ। उसी तरीके से सेल की चेकिंग हो रही है कि ये प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं। G2 और M के बीच में एक चेक पॉइंट होगा जो वहाँ पे चेक होगा कि सिंथेसिस अच्छे से हुई है कि नहीं, सारी चीज़ें अच्छे से अटैच हैं कि नहीं। उसके बाद वो M में जाएगा। M में क्या होता है, डिवीज़न होता है। तो M और G के बीच में भी एक चेक पॉइंट होता है जो ये चेक करता है कि अच्छे से ग्रोथ, अच्छे से सारी चीज़ें हो गई हैं या नहीं। उसके बाद ये डिवाइड होगा, नहीं तो ये डिवाइड नहीं होगा। अगर यहाँ पे अच्छे से सारी चीज़ें नहीं हैं तो नो डिवीज़न, डिवीज़न नहीं होगा तो फिर आगे ग्रोथ भी नहीं होगी सेल की। और अगर ये सही रहेगा तो यहाँ पे डिवीज़न होगा। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम थोड़ा सा थियरी पढ़ते हैं। रेगुलेशन साइकिल का क्या होता है, चेक पॉइंट्स होते हैं। मैंने बताया रेगुलेशन के लिए कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको दिया, आप जाते हैं सड़क पे, रोड पे जाते हैं तो वहाँ पे जीवन चेक पॉइंट क्या करता है, डिटरमाइन इट कंडीशन आर फेवरेबल फॉर सेल डिवीजन, सेल दैट डू नॉट पास दिस चेक पॉइंट में इंटर ए नॉन डिवाइडिंग स्टेट कॉल्ड G0। तो अगर यहाँ पे चेकिंग हुई और आपके पास सारी चीज़ें नहीं रहती तो आपका चालान कट जाता है। उसी तरीके से अगर प्रॉपर सेल में सारी चीज़ें नहीं रही, फेवरेबल कंडीशन नहीं रहा, तो वो G0 स्टेज, जिसे कि क्विसेंट स्टेज कहते हैं, मैंने आपको बताया था क्विसेंट स्टेज कहते हैं, ये क्विसेंट स्टेज में चला जाता है। ठीक, जीवन के बाद जब सारी चीज़ें हो जाएंगी तो यहाँ पे ये G2 में गया, सॉरी S में गया, S से G2 में जाएगा, G2 से ये M में जाएगा। तो G2 और M के बीच में एक इस तरीके से, G2 और M के बीच में इस तरीके से एक चेक पॉइंट होगा जो ये चेक करेगा कि जो एक्सेस इफ डीएनए रेप्लिकेशन इज कंप्लीट एंड इफ सेल इज रेडी टू एंटर माइटोसिस। यहाँ पे ये चेक किया जाता है कि डीएनए का रेप्लिकेशन अच्छे से हुआ कि नहीं। मतलब ये डीएनए था, इससे 2 कॉपी बनेगी जिससे कि सेल डिवाइड होगा तो 2 बनेगा, एक डीएनए इसमें, एक डीएनए इसमें। ये चेक किया जाता है। अगर नहीं होगा तो इसको रोक दिया जाता है, स्टॉप कर दिया जाता है, या एक इसके लिए और वर्ड यूज होता है, हॉल्ट कर दिया जाता है, या इनहिबिट कर दिया जाता है। और इन सब के लिए साइन लगता है ऐसा। कहीं भी सेल में ऐसा साइन, इसका मतलब इनहिबिट करना, हॉल्ट करना, स्टॉप कर देना, मतलब रोक देना। ठीक है, इसे आपका साइंस को पढ़ने से आपका सिनोनिम्स भी तैयार हो जाता है, जो कि आगे आप एग्जाम्स देंगे तो वहाँ पे पूछा जाता है। मैं मजाक कर रही हूँ, बट आपको कोई भी नाम देता, हॉल्ट, स्टॉप, इनहिबिट, तो आपको पता होना चाहिए, रोक दिया जाएगा सेल को। ठीक, उसके बाद क्या होगा, अब होती है आपकी जब ये स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट, मतलब जो स्पिंडल फाइबर होते हैं, जब सेल का डिवीजन होता है तो इस तरीके से क्रोमोसोम्स, क्रोमेटिड से और क्रोमोसोम से स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। तो इनकी असेंबली अच्छे से हुई है कि नहीं, इस चीज़ को हम चेक करते हैं और इसको मेटाफेज चेक पॉइंट भी कहते हैं। और ये कब होता है, जब माइटोसिस का प्रोसेस होगा मेटाफेज में। आप सबको पता है मेटाफेज। यहाँ पे ये इंश्योर किया जाता है कि जो स्पिंडल फाइबर है वो अच्छे से अटैच होना चाहिए। मतलब जब वो अटैच होगा, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर बिफोर एनाफेज बिगिन, एनाफेज के शुरू होने से पहले स्पिंडल फाइबर अच्छे से अटैच होना चाहिए। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको स्पिंडल फाइबर के बारे में अच्छे से बताया था। इस तरीके से अटैचमेंट होनी चाहिए सेल में, क्योंकि फिर ये मेटाफेज में क्या होंगे, ऐसे अलाइन होते हैं प्लेट पे, और एनाफेज में इस तरीके से इनका एक पोल पे आ जाएगा इस तरीके से, और ये दूसरी पोल पे आ जाएगा। तो ये डिवीजन तभी अच्छे से होगा जब स्पिंडल फाइबर अच्छे से अटैच होगा। अगर अटैचमेंट अच्छी नहीं हुई तो ये नहीं होगा। तो ये चेक पॉइंट्स होते हैं, चेकिंग हो गई इनकी। ठीक है, अब इनको रेगुलेट करने के लिए कुछ चीज़ें लगती हैं, जिनमें से 2 नाम आप पढ़ेंगे। एक होता है साइक्लिन और दूसरा होता है CDK। ठीक है, एक डायग्राम में दिखाती हूँ, साइक्लिन और CDK इस तरीके से। ये जो, ठीक है, ये जो साइकिल चल रही है, जीवन सबसे लॉन्गेस्ट फेज, जीवन से कहाँ गया, यहाँ पे S में, S से G2 में, G2 से M में। ठीक है, यहाँ पे कुछ 2 रेगुलेटरी प्रोटीन होते हैं जिनको हम साइक्लिन और CDK कहते हैं।
साइक्लिन्स, ये कई टाइप के होते हैं, और CDK, ठीक है। साइक्लिन और CDK का काम क्या होता है, जब इनकी ज़रूरत होती है तो इस तरीके से ये ऐसे पाए जाएंगे, एक दूसरे से बाइंड होंगे, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी। आप देख रहे हैं आपको अलग अलग दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे साइक्लिन A के साथ CDK1, साइक्लिन A के साथ CDK2, साइक्लिन E के साथ CDK2, साइक्लिन D के साथ CDK4, साइक्लिन B के साथ CDK1, मतलब अलग अलग तरह के साइक्लिन और CDK का यूज़ किया जाता है रेगुलेशन के लिए। ये अलग अलग तरीके के कुछ इस टाइप के होते हैं। अगर साइक्लिन की बात की जाए, कौन से फेज में कौन सा साइक्लिन और कौन सा CDK यूज किया जाता है, पहले आप ये जान लीजिए फिर आगे बढ़िएगा। G1 फेज में साइक्लिन जो यूज होता है वो D1 और D के साथ 1 2 3, ठीक है, D के साथ 1 2 3, और CDK कौन सा यूज होता है 4, ये जो CDK4 ये यूज होता है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है। G1 फेज में फर्दर साइक्लिन D1 D2 D3 के साथ CDK6 भी यूज होता है, तो आपने देखा था 4/6 लिखा था, यही बात बोली जा रही थी। CDK जो G1 से जब S में जाता है, G1 से S में जो ट्रांजिशन होता है वहाँ पे साइक्लिन E यूज होता है और CDK2। S फेज में क्या होता है, साइक्लिन A और उसके साथ CDK2। G2 से M जब ट्रांसलेशन होता है तो वहाँ पे ट्रांजिशन जब होता है तो साइक्लिन A के साथ CDK1, और माइटोसिस में साइक्लिन B के साथ CDK1। तो यहाँ पे कुछ फेजेस के साथ यहाँ पे यूज किया जाता है। साइक्लिन का मतलब क्या होता है, साइक्लिन को साइक्लिन ही कहते हैं, लेकिन CDK को क्या कहते हैं, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। काइनेज वर्ड आप आगे पढ़ेंगे जब आप ग्लाइकोलिसिस वगैरह पढ़ेंगे तो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, काइनेज वर्ड बार बार आएगा। काइनेज का मतलब होता है किसी भी ग्रुप में फॉस्फेट को ऐड करना, ठीक है, फॉस्फेट को ऐड करना, ठीक है। G1 प्री DNA सिंथेसिस, S का मतलब DNA सिंथेसिस, G2 का मतलब प्री डिवीजन, ठीक है। इस तरीके से ये देख रहे हैं आप किस तरीके से इनका अटैचमेंट होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ब्रेक डाउन करना है तो CDK आएगा, उसके साथ M साइक्लिन आएगा, ये अटैच होंगे। मतलब मैंने बताया CDK का मतलब क्या है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। तो काइनेज ने क्या किया, फॉस्फेट ग्रुप अटैच किया टारगेट से और मेम्ब्रेन को तोड़ दिया। अभी तक मेम्ब्रेन ऐसे अटैच थी और मेम्ब्रेन टूट गया। तो साइक्लिन डी का काम आपको समझ में आया, रेगुलेटरी प्रोटीन हुआ, रेगुलेट कर रहे हैं। अगर जरूरत है मेम्ब्रेन की तो बने रहने दे रहे हैं। आप देखते हैं प्रोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाती है तो ये तोड़ने का काम कौन कर रहा है, साइक्लिन और CDK कर रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ पे M साइक्लिन CDK है, टारगेट 1 है, फॉस्फेट अटैच किया इस पे। काइनेज का मतलब ये है हमेशा फॉस्फेट का लगना, ये बात आप याद रख लीजिएगा। काइनेज कहीं भी लगेगा वहाँ पे फॉस्फेट अटैच होगा। आप ग्लाइकोलिसिस वगैरह भी पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे। टारगेट 2 में भी फॉस्फेट अटैच किया गया, टारगेट 3 में भी फॉस्फेट अटैच किया गया, CDK एक्टिवेटेड हो गया। और यहाँ पे क्या हुआ, M फेज बिगिन हुआ, स्पिंडल फॉर्म हुआ, क्रोमोसोम कंडेंस हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ब्रेक डाउन कर दिया गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को तोड़ दिया गया। लेकिन स्पिंडल फाइबर क्या हो गया, अटैच हुआ, इससे क्रोमोसोम यहाँ कंडेंस हुआ और ज़्यादा, ठीक है। तो होपफुली ये प्रोसेस आपको समझ में आया होगा कि क्या बोला जा रहा है। अब हम साइक्लिन CDK की बात करेंगे। साइक्लिन्स क्या होते हैं, रेगुलेटरी प्रोटीन है, पहली बात ये जानिए, रेगुलेटरी प्रोटीन है, ठीक है। क्या काम करते हैं, बाइंड टू CDK से, जिसको कि साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज कहा जाता है, उससे बाइंड करेंगे स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ द सेल साइकिल के किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे, चाहे वो G1 पे हो, S पे हो, G2 हो, G1 से M में जब आपके G2 से M में जब एंट्री होगी तब वहाँ पे कहीं भी, और एक्टिवेट करेंगे उनको, प्रमोट करेंगे प्रोग्रेशन टू नेक्स्ट फेज, उसको नेक्स्ट फेज में जाने के लिए प्रमोट करेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो उसको रोकने का भी काम करते हैं, स्टॉप, हॉल्ट और इनहिबिट करने का काम, ठीक। CDK डिपेंडेंट काइनेज क्या होते हैं, ये एंजाइम होते हैं। मतलब साइक्लिन एक रेगुलेटरी प्रोटीन हो गया और CDK एक एंजाइम है, ये बात आप याद रखिएगा। दिस इज एन एंजाइम और साइक्लिन इज अ रेगुलेटरी प्रोटीन, ठीक। तो CDK क्या होगा, एंजाइम है, ये बाइंड करता है किससे, साइक्लिन से। रेगुलेट प्रोग्रेशन थ्रू सेल साइकिल बाय फॉस्फोराइलेटिंग टारगेटिंग एजेंट। काइनेज है साइक्लिन डिपेंडेंट, मतलब साइक्लिन पे डिपेंडेंट काइनेज, इसी वजह से CDK कहा जा रहा है। क्या करेगा, फॉस्फेट अटैच करेगा इस तरीके से, जो कि मैंने आपको दिखाया भी। देयर एक्टिविटी इज डिपेंडेंट ऑन द बाइंडिंग ऑफ साइक्लिन से बाइंड करेगा तभी इसका काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। विच फ्लक्चुएट इन कंसंट्रेशन थ्रू आउट द सेल,
कंसंट्रेशन में फ्लक्चुएट कर सकता है, जहाँ पे जरूरत होगी ज़्यादा वहाँ पे जरूरत, और एक बार जब ये अपना काम कर लेते हैं तो फिर ये अलग अलग हो जाते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। इनकी असेंबली होती है जब इनको जरूरत होती है, डिसअसेंबली हो जाती है जब इनका काम खत्म हो जाता है। तो साइक्लिन और सीडीके का काम आपको समझ में आ गया होगा। साइक्लिन और सीडीके के टाइप आपको समझ में आ गए होंगे। साइक्लिन कुछ इतने टाइप के होते हैं। साइक्लिन D1, D2, D3, A और B, अगर आप इस तरीके से याद रखें तो D के साथ 1, 2, 3, A, E, ठीक है, इतने टाइप के होते हैं। वहीं अगर CDK की बात की जाए तो CDK 1, 2, 4 और 6 टाइप के होते हैं, ठीक है। अलग अलग फेज में अलग अलग के साइक्लिन और CDK एक साथ जाके काम करते हैं, जैसे G1 में ये करेगा, G2 में ये करेगा और आपका इसमें ये, ठीक है। एक बार मैं फिर से बता दूं, आप चाहें तो इस तरीके का एक बना सकते हैं, ठीक है। G1 में ये जो आपके G1 में CDK और के साथ CDK के 6 के साथ D1, D2, D3, G1 से S फेज में CDK2 के साथ E, ठीक है। S फेज में CDK2 के साथ A काम करेगा। G2 से M का ट्रांजिशन में CDK A1 के साथ साइक्लिन A, और ये तो ये क्या है, CDK क्या है, एक एंजाइम है, और ये क्या है, एक रेगुलेटरी प्रोटीन है। एंजाइम और प्रोटीन मिलके सेल साइकिल का रेगुलेशन करते हैं। यहाँ पे मैंने एक और इसका फंक्शन अच्छे से आपको बताया कि कैसे ये काम करता, ताकि अच्छे से समझ में आया। कुछ ट्यूमर सप्रेशर और ऑन्कोजीन्स भी पाए जाते हैं हमारे सेल में, जैसे कि उनका एक एग्जाम्पल है P53, ठीक है। P53 ये जो होता है एक तरीके का ट्यूमर सप्रेसर जीन है। ट्यूमर सप्रेसर जीन का काम क्या होता है, मॉनिटर डीएनए इंटीग्रिटी, डीएनए की इंटीग्रिटी मतलब डीएनए बना रहे, टूटे ना, मेंटेन रहे, इसको मेंटेन करते हैं। और प्रमोट रिपेयर करने का काम करते हैं। एपोप्टोसिस, सेल डेथ, एपोप्टोसिस का मतलब होता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ। अगर इस सेल का काम नहीं है तो इसको अच्छे से प्रोग्रामिंग करके इसको खत्म कर दिया जाता है, इसको कहते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ। इसको आप पढ़ेंगे भी। प्रोग्राम्ड सेल डेथ करा दिया जाता है अगर डीएनए का क्या, अगर सेल क्या है, डीएनए का डैमेज हो गया है सेल में, ठीक। तो ट्यूमर सप्रेसर जीन का एक एग्जांपल है P53। अभी आप इतना ही याद रखिएगा, P53 एक ट्यूमर सप्रेसर जीन है। ट्यूमर का मतलब क्या होता है, कैंसर, कैंसरस सेल क्या होते हैं, बहुत जल्दी डिवाइड करते हैं, ट्यूमर बना लेते हैं। ट्यूमर का नाम आप सबने सुना होगा। उसको दबाने का काम, सप्रेस करने का काम, इनिबिट करने का काम P53 करता है, ठीक। और ये काम कब होता है, अगर डीएनए जो है डैमेज है, ठीक है, तो उसकी एपोप्टोसिस करा दी जाएगी, प्रोग्राम्ड सेल डेथ करा दी जाएगी, सेल का डेथ कराया जाएगा लेकिन प्रोग्राम तरीके से, उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक। फिर कुछ होते हैं जीन्स जिनको हम ऑन्कोजीन्स कहते हैं। ऑन्कोजीन्स का मतलब क्या होता है, म्यूटेटेड फॉर्म ऑफ जीन्स दैट प्रमोट अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन एंड कंट्रीब्यूट इन कैंसर्स। ये ऐसे जीन होते हैं, कुछ ऐसे जीन हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, अगर उनको रोक के ना रखा जाए, वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं तो हमारी बॉडी में कैंसर कॉज कर देंगे। ऐसे जीन्स को हम ऑन्कोजीन्स कहते हैं। अभी आप इतना बात याद रखिए। ट्यूमर सप्रेसर जीन जो ट्यूमर को रोकने का काम करेंगे, ऑन्कोजीन्स जो ट्यूमर को कॉज करेंगे, ठीक है, जो ट्यूमर बनाएंगे। ये भी क्या करते हैं, हेल्प। कुछ की रेगुलेटरी मैकेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं, रेगुलेशन में हेल्प करते हैं, जैसे डीएनए डैमेज रिस्पॉन्स। तो ये क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ रिपेयर मैकेनिज्म और एपोप्टोसिस इज रिस्पॉन्ड टू डीएनए डैमेज। अगर डीएनए में डैमेज है, ठीक है, तो कोशिश की जाएगी, जो डीएनए डैमेज रिस्पॉन्स वो क्या काम करेगा, कोशिश करेगा कि उस डीएनए में अगर यहाँ डैमेज है, फॉर एग्जाम्पल मैकेनिज्म, तो उसको ठीक कर दिया जाए। और अगर इसको ठीक नहीं किया गया तो इसका एपोप्टोसिस करा दिया जाता है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ करा दिया जाता है, ठीक। चेक पॉइंट का एक्टिवेशन होता है, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म दैट हॉल्ट द सेल साइकिल। हॉल्ट देखिए यहाँ पे आ गया, हॉल्ट मतलब रोकना। अंटिल कंडीशन आर फेवरेबल फॉर प्रोग्रेशन। चेक पॉइंट क्या करते हैं, चेक करेंगे, अगर कोई भी सेल में गड़बड़ी आई तो उसको रोक देंगे और तब तक आगे नहीं बढ़ने देंगे, तब जब तक उसको रिपेयर ना कर दिया जाए। रिपेयर नहीं होगा तो उसकी एपोप्टोसिस करा दी जाएगी। यूबिक्विटिन मेडिएटेड प्रोटियोलिसिस का मतलब क्या होता है, डिग्रेडेशन ऑफ साइक्लिन एंड अदर सीडी रेगुलेटरी प्रोटीन एक्टिविटी थ्रू सेल साइकिल। अगर सीडीके और साइक्लिन जो है डिग्रेडेशन किया जाता है, सीडीके और साइक्लिन को तोड़ा जाता है अगर उनकी जरूरत नहीं है, तो उसके लिए एक प्रोसेस किया जाता है जिसमें यूबिक्विटिन, एक तरीके का आप कह सकते हैं मशीनरी है यूबिक्विटिन, ये जिस भी सेल से ऐसे अटैच हो जाएगा उसको ये तोड़ देगा, ठीक है, सेल को तोड़ देगा, खत्म कर देगा। तो साइक्लिन और सीडीके को इसी तरीके से खत्म किया जाता है।
अभी आप बस इतना ही लेवल पे जानिए, आगे आपको यूबिक्विटिन, प्रोटियोलिसिस, आगे के जो आप सेमेस्टर्स पढ़ेंगे वहाँ पे बहुत डिटेल में ये सारी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। वहाँ आप ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में यूबिक्विटिन मेडिएटेड प्रोटियोलिसिस पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आप देखेंगे प्रोटियोजोम क्या होता है, यूबिक्विटिन क्या होता है, सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या होती है सेल साइकिल रेगुलेशन की, क्या ज़रूरत है, क्यों इसको पढ़ते हैं, ताकि जो सेल का रेगुलेशन है प्रॉपर हो सके, जीनोमिक इंटीग्रिटी मतलब मेंटेन रहे, एक्यूरेट डीएनए जाए, रेप्लिकेशन अच्छे से हो, क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन अच्छे हो। आप सबको पता है कि जब सेल का डिवीजन होता है तो इस तरीके से क्रोमोसोम भी अलग होते हैं। माइटोसिस में क्या होगा, क्रोमोसोम अलग होगा, मियोसिस के फर्स्ट में भी क्रोमोसोम अलग होगा, और क्रोमेटिड सेपरेशन होता है मियोसिस सेकेंड में। तो ये अच्छे से हो, ये सारी चीज़ें सेल रेगुलेशन के द्वारा ही की जाती हैं। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन ना हो, ट्यूमर का फॉर्मेशन ना हो, ये सारी चीज़ें चेक की जाएंगी सेल साइकिल रेगुलेशन के द्वारा, ठीक है। सारी चीज़ें चेक की जाती है। आपको हेलमेट लगाने के लिए बार बार क्यों कहा जाता है, ताकि आपकी अगर बाई चांस आपका एक्सीडेंट होता है आपका हेड सेफ रहे। उसी तरीके से ये सारे रेगुलेटरी एंजाइम्स, प्रोटीन लगाए गए हैं एज अ सर्विलांस मैकेनिज्म, जो सारी चीज़ें चेक करते रहते हैं ताकि कोई चीज़ गड़बड़ ना हो, क्योंकि गड़बड़ हुई तो वो फिर जेनेटिक डिजीज जो होती है उनको आप क्योर भी नहीं कर सकते हैं। अलाउ करते हैं ग्रोथ, डेवलपमेंट और टिश्यू का रिन्यूअल इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ को, डेवलपमेंट को मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन में, टिश्यू का ग्रोथ मतलब ग्रोथ हमारी हो, हमारी हाइट बढ़ती है सेल डिवीज़न की वजह से, डेवलपमेंट हमारा अच्छे से हो, और टिश्यू का रिन्यूअल हो मतलब टिश्यू नई बनती रहे। जैसे हमारे स्किन क्या होते हैं, निकलते हैं, आप देखते हैं स्किन में से निकलते हैं, वो क्या होता है, टिश्यू निकल रहा है, डेड टिश्यू निकल रहा है जो अपोप्टोसिस के थ्रू खत्म किया गया है। अब हम पढ़ेंगे दूसरा प्रोसेस, अपोप्टोसिस। अपोप्टोसिस क्या होता है, इसका एक नाम है प्रोग्राम्ड सेल डेथ। सेल की ऐसी डेथ कराना जिसका जो प्रोग्राम तरीके से कराई गई हो, ठीक है। टाइटली रेगुलेटेड प्रोसेस है दैट अकर्स इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, ठीक है। सेल डेथ की जरूरत उसी को पड़ेगी जिसके पास ज़्यादा सेल होंगे, बेसिक सी बात है। अब यूनिसेलुलर को तो इसकी जरूरत पड़ने नहीं वाली है, उनकी पूरी बॉडी ही एक सेल की है। एक नेचुरल मैकेनिज्म है जिसमें सेल का डिस्ट्रक्शन, सेल को तोड़ा जाता है कंट्रोल्ड मैनर में। यहाँ पे सेल को कंट्रोल्ड मैनर में तोड़ा जाता है, ठीक है। जरूरत पड़ती है तो उनका एपोप्टोसिस कराया जाता है, इसी वजह से इसको प्रोग्राम्ड सेल डेथ बोला जाता है। एक ये इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम टिश्यू हीमोस्टेसिस, जो कि मेंटेनेंस या स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट बना के रखता है, एलिमिनेशन ऑफ डैमेज और पोटेंशियली हार्मफुल सेल। क्या करेगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे इसका यूज होता है। होमियोस्टेसिस, बॉडी में अगर कोई खराब सेल है उसको तोड़ के निकाल देगा, ठीक है। एलिमिनेशन करेगा डैमेज और पोटेंशियली हार्मफुल सेल का, कुछ इस तरीके का प्रोसेस होता है। ये नॉर्मल सेल होती है, ठीक है। नॉर्मल सेल श्रिंक करेगा, क्रोमेटिन इसका कंडेंस हो जाएगा। अभी देखिए किस तरीके से ये पूरा फैला हुआ है। अब ये श्रिंक करेगा, इसकी सारी चीज़ें कंडेंस हो जाएंगी, मतलब सिकुड़ जाएंगी। मेम्ब्रेन ब्लेबिंग होगी, मेम्ब्रेन इस तरीके से, ब्लेबिंग का मतलब होता है इस तरीके से बल्ज का निकल जाना। फिर न्यूक्लियर इनका कोलैप्स कर जाएगा, न्यूक्लियर इनका कोलैप्स करना का मतलब आपने बेहोश होना सुना है ना, कोलैप्स कर जाना, लोग कहते हैं कोलैप्स कर गया, ठीक है। तो कोलैप्स कर जाएगा, उसके बाद एपोप्टोटिक बॉडी का फॉर्मेशन होगा और लिसिस हो जाएगा। इस तरीके से काम होता है, वही चीज़ यहाँ बताई गई है। सेल बिगिन एपोप्टोसिस, फॉर्मेशन ऑफ ब्लेबिंग, ठीक है, श्रिंकेज होगा, ब्लेबिंग होगी, न्यूक्लियर कंडेंस होगा। इस तरीके से जो ये स्ट्रक्चर बन रहे हैं इनको ब्लेब कहा जाता है। पार्टीशन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस इनटू एपोप्टोटिक बॉडीज, ठीक है। और फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल ईटिंग हो जाएगी, ठीक है, सारा टूट जाएगा। देख रहे हैं, जो अभी यहाँ ऐसे था अब इस तरीके से होगा, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है सेल को प्रोग्राम्ड तरीके से। इसी को हम एपोप्टोसिस कहते हैं। होपफुली एपोप्टोसिस आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ये डायग्राम आप बना लीजिएगा, इतना ज़्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। ऐसा एक सेल बनाइएगा, बीच में एक न्यूक्लियस दिखा दीजिएगा, न्यूक्लियस में क्रोमेटिन और न्यूक्लियोलस, ऐसे इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ऐसे 2-3 स्ट्रक्चर। फिर इस तरीके से श्रिंकेज इसका दिखा दीजिएगा, इसको भी श्रिंकेज। फिर इस तरीके से ब्लेबिंग दिखा दीजिएगा, न्यूक्लियर का कोलैप्स इस तरीके से दिखा दीजिएगा, इस तरीके से छोटे छोटे एपोप्टोटिक बॉडी और खूब छोटा छोटा लिसिस। ऐसा सिंपल डायग्राम आप चाहें तो बना सकते हैं। की फीचर क्या होता है एपोप्टोसिस का, सेल सिग्नलिंग में, सेलुलर सिग्नलिंग में हेल्प करता है। इनिशिएशन कैसे होता है, सिग्नलिंग पाथवे चलती है, ट्रिगर्ड बाय इंटरनल फैक्टर्स, जैसे डीएनए डैमेज है या डेवलपमेंटल क्यूज है, कोई डेवलपमेंटल में प्रॉब्लम है, एक्सटर्नल फैक्टर है, टॉक्सिन या इम्यूनो रिस्पॉन्स कोई सिग्नल है, इस तरीके का सेलुलर सिग्नल जाता है
और सेल को पता चल जाता है कि इस सेल में कुछ गड़बड़ी है, इसका अपोप्टोसिस कराना है। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस क्या होंगे, सेल श्रिंक कर जाएगा, मेम्ब्रेन की ब्लेबिंग होगी, मतलब फॉर्मेशन ऑफ बल्जेस ऑन द सेल सरफेस, इस तरीके के बल्जेस बन जाएंगे सेल के सरफेस पे, ठीक। डीएनए कॉम्पैक्ट हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा, फ्रेगमेंटेंस मेम्ब्रेन बाउंड जो अपोप्टोटिक बॉडी के फ्रेगमेंट में टूट जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। एग्जीक्यूशन फेज क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीएज एक तरीके की मशीनरी है, इस तरीके से मशीनरी है, इसके अंदर सेल जाएगा, इस तरीके से बाहर जब निकलेगा तोड़ के। आपने क्रशिंग मशीन देखी है, आप ऐसे ऊपर से पेज डालते हैं और ये जो पेज आते हैं छोटे छोटे टुकड़े में निकल जाते हैं, इसी तरीके की एक मशीन होती है प्रोटीएजेस, जो अभी आपने यूबिक्विटिन मेडिएटेड प्रोटियोलिसिस देखा, वो भी इसी प्रोटीएज के थ्रू होता है, जिसको कि कैस्पेस कहते हैं, ठीक है। विच ऑर्केस्ट्रेट द ब्रेकडाउन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट इंक्लूडिंग स्ट्रक्चरल प्रोटीन एंड डीएनए, जिसके अंदर इस तरीके से ये जाएगा, इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर होता है इसका, मैं एक जस्ट बता दूं, इसके अंदर वो सेल आएगा और जब बाहर निकलेगा इस तरीके से तो ये पूरी तरीके से इस तरीके से टूट जाएगा, ठीक है। होपफुली ये प्रोसेस आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है। आफ्टर अपोप्टोसिस अपोप्टोटिक बॉडी जो होते हैं वो उनको इनगल्फ कर लिया जाता है, मतलब खा लिया जाता है। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल ईटिंग, सेल को ईट कर लिया जाता है, सेल जिसको कि मैक्रोफेजेस कहते हैं, मैक्रोफेजेस के द्वारा इनको ईट कर लिया जाता है, जो कि क्यों, ताकि इन्फ्लामेशन ना हो और टिश्यू की इंटीग्रिटी बनी रहे, ठीक है। टूट तो गए लेकिन टूट के अगर आपके बॉडी में ही पड़े रहेंगे तो भी दिक्कत करेंगे, तो माइक्रोफेजेस इनको ईट कर लेते हैं। माइक्रोफेजेस एक टाइप के इम्यून सिस्टम के पार्ट होते हैं। इम्यूनोलॉजी भी आप पढ़ेंगे तो वहाँ माइक्रोफेजेस बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, अभी बस चीज़ों को जानते चलिए। अगर एपोप्टोसिस ना हो तो क्या होगा, अगर कोई सेल में गड़बड़ी आ गई, उसको एपोप्टोसिस ना करा जाए, डिवीजन होता जाएगा, डिवीजन होता जाएगा, डिवीजन होता जाएगा और आपकी बॉडी में कैंसर बन जाएगा। आपको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकते हैं, आपको ऑटो इम्यून डिजीज हो सकता है, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें हो सकती हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाएगा, ऑटो इम्यून डिजीज हो जाएगा। ऑटो इम्यून डिजीज क्या होती हैं ये थोड़ा सा आप जान लीजिए। ऑटो इम्यून डिजीज उन डिजीज को कहा जाता है जिसमें आपकी बॉडी ही क्या करेगी, आपकी बॉडी का है जो इम्यून सिस्टम है ना, वो आपके लिए एज अ एनिमी, दुश्मन की तरह काम करने लगेगा। इम्यून सिस्टम का काम है प्रोटेक्ट करना आपको, लेकिन ऑटो इम्यून डिजीज में आपका इम्यून सिस्टम ही आपके लिए एनिमी की तरह काम करने लगेगा, जो कि बहुत ही बेकार डिसऑर्डर है, ठीक। न्यूरोलॉजिकल मतलब ब्रेन से रिलेटेड, नर्व से रिलेटेड डिसऑर्डर हो जाएंगे। कैंसर तो आप जानते हैं कितनी ज़्यादा डेंजरस डिजीज है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको पढ़नी थी। होपफुली सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। व्हाट इज सेल साइकिल रेगुलेशन, सेल के साइकिल के रेगुलेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, सारी चीज़ें प्रॉपर हों, फंक्शनिंग प्रॉपर हों, G1 चेक पॉइंट, G2 चेक पॉइंट, ठीक है। उसके बाद से स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट्स होते हैं। साइक्लिन और CTK, साइक्लिन एज अ रेगुलेटरी प्रोटीन, CTK एज अ एंजाइम, दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, ठीक है। जैसे किसी घर को बनाने के लिए क्या होता है, एक आपको इंजीनियर चाहिए जो उसका एक आपको क्या तैयार करके दे, एक मॉडल तैयार करके दे कि इस तरीके से घर बनाना है, और दूसरा क्या लगते हैं उसमें, वर्कर्स लगते हैं जो उस घर को बनाएंगे, ठीक है। तो दोनों ना मिले तो ये काम नहीं होगा। उसी तरीके से साइक्लिन और CTK एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, ठीक है। कुछ टाइप के होते हैं जिनके फंक्शन भी मैंने आपको बताए। ट्यूमर सप्रेसर जीन के बारे में बताया कि अगर साइकिल जो आपका सेल है वो अगर अपोप्टोसिस उसका नहीं हो पाया और डेड नहीं हो पाया तो वो क्या हो जाएगा, ट्यूमर कॉज कर देगा। उस तरीके के जीन को ऑन्कोजीन कहते हैं और उनके रोकने वाले जीन को P53 ट्यूमर सप्रेसर जीन कहते हैं। कुछ की रेगुलेटरी एंजाइम्स होते हैं जैसे DNA डैमेज रिस्पॉन्स, चेक पॉइंट्स, यूबिक्विटिन मेडिएटेड प्रोटियोलिसिस, ये भी मैंने आपको बताया, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या होती है सेल साइकिल की, अपोप्टोसिस क्या होता है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ कहते हैं इसको, ठीक। की फीचर क्या होता है अपोप्टोसिस के, ये सारी चीज़ें बताई। तो होपफुली सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, और अगर कोई क्वेरी या प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, उसको रिजॉल्व किया जाएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।